नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 यहां संसद भवन के बाहर विजय चौक से लाइव। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में ऐसा लगा कि ये विपक्षी दल जो है कुछ कदम आगे बढ़े। एक बात जिस पर सभी लोगों ने सहमति जताई वो ये थी कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग होनी चाहिए और दिसंबर में इस कार्रवाई को काफी हद तक अंजाम दे दिया जाएगा। ये बाहर निकलकर के तमाम दलों के नेताओं ने बताया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चेहरा देना चाहिए नरेंद्र मोदी के सामने। इस पर तमाम दलों के बीच में एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और वो चेहरा कौन होगा, कल एक पहली बार एक नाम को लेकर चर्चा भी हुई। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जो बाहर निकल करके पता चला, दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम विपक्ष के संयुक्त प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की बात कही। यह प्रस्ताव वहां पर रखा गया। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले सांसद जीत कर आए और उसके बाद ये सब बातें होती रहेंगी चुनाव के बाद। लेकिन अपने आप में ये बात महत्वपूर्ण है कि पहली बार विपक्षी गठबंधन किसी नाम की चर्चा कर रहा है और वो भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम बढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये एक किस्म से विपक्षी दलों की चाल है, राहुल गांधी के चेहरे से ध्यान पीछे खींचने की। विपक्षी दल नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी का नाम बढ़ाया जाए, इसलिए पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ा दिया गया। अब हकीकत जो भी हो, बातचीत इसी नाम के इर्द गिर्द हो रही है। बैठक में मौजूद ममता बनर्जी जब आज मीडिया के सामने आई तो उनसे यह सवाल पूछा गया। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बैठक में थे, उनसे भी बातचीत हुई। दोनों ने कहा कि बात सही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया था। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कल बैठक के भीतर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और मेरे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया है। बेहतरीन नाम है, शानदार नाम है और आज वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। मुझे लगता है कि उनसे देश और इंडिया गठबंधन उनके अनुभव का बहुत लाभ उठा सकता है। जितने भी घटक दल हैं, मुझे लगता है वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ही आदर सत्कार से देखते हैं। बल्कि वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के भी सभी साथी जो हैं उनको अपना अध्यक्ष, अपना नेता मानते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कांग्रेस हाँ किया था और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। मैम, आपने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया, मीटिंग में ऐसी बातें हाँ किया है और इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। ममता बनर्जी को सुना आपने, उन्होंने कहा हाँ हमने खड़गे साहब का नाम आगे किया था और अरविंद केजरीवाल जी ने हमारा समर्थन भी किया इसको लेकर के। लेकिन बड़ी दिलचस्पी है जानकारों के बीच में कि ये वो नेता हैं जिनकी आकांक्षाएं बताई जाती हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर के, अपने नाम को आगे ना करके कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम उन्होंने आखिर क्यों सुझाया। और इसमें कहीं कोई इंटरनल पॉलिटिक्स तो इस गठबंधन की नहीं है, कहीं कोई अंदरूनी गुटबाजी तो सामने नहीं आ रही है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र में जुड़े हुए हमारे मेहमान संजीव झा जी, दिल्ली के विधायक भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। झा साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर, आपका बहुत स्वागत है। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम बढ़ाया, अचानक कांग्रेस पार्टी के नेता में आपको देश का प्रधानमंत्री दिखने लगा? देखिए, मुझे लगता है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है तो एक बड़ी बात आ रही है कि चेहरा कौन। मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जिस तरह का संघर्ष रहा, अब देखिए कांग्रेस में एक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के यहाँ तक का सफ़र। दूसरी बात, मुझे लगता है कि देश को पहली बार दलित प्रधानमंत्री मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल, ममता जी ने नाम प्रपोज किया और अरविंद केजरीवाल जी ने उसको कहा कि होना चाहिए। ये चर्चाएँ चल रही हैं। मुझे लगता है देखिए ये कई दौर की चर्चा होगी, लेकिन सबके अपने अपने व्यूज हैं और ममता जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने अपना ये व्यूज दिया है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। एक बात समझिए आप, जिस तरह से पूरी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखिए, आप अगर ये अभी सदन चल रहा है, आप गाहे बगाहे में सांसद को बाहर निकाल देते हो जी। अब आप एक प्रपोजल लेके आते हो, कहते हो जी आपको बाहर निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी पिछली बार 300 पार की बात कही थी
तो आपने संसद खत्म कर दिया, अब 400 पार की बात कर रहे हैं, आप संविधान खत्म कर देंगे। तो देश को तय करना है कि देश को संविधान चाहिए, संसद चाहिए कि नहीं चाहिए। और मुझे लगता है हमारे में चूंकि खड़गे जी का एक बड़ा करियर रहा है, बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो जमीन से चलकर अपना सफर जो तय किया है, ऐसा ही व्यक्ति इस घटक दल का प्रधानमंत्री का लेकिन अगर ये एक गंभीर सोची समझी बात है तो आप कांग्रेस पार्टी को तो कम से कम भरोसे में लेते। खड़गे साहब तो चौंक उठे जब उनसे सवाल पूछा मीडिया ने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चुनाव के बाद तय होगा। देखिए घटक दल की बैठक होती क्यों है भाई, यही तो बातें हो रही है ना कि सब अपने अपने व्यूज दे रहे हैं कि क्या अच्छा होगा, क्या बेहतर होगा, और फिर बैठ के तय करेंगे। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि जो नाम अभी दे दिया गया है वही फाइनल, वही तय होना चाहिए। सब घटक दल बैठ करके जो फाइनल चर्चा होगी, लेकिन हमें यह लगता है कि जो उनका संघर्ष रहा है, जिस तरह का उन्होंने अपने पूरा करियर उनका रहा है, सदन का अनुभव रहा है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छा बढ़िया प्राइम मिनिस्टर के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इसीलिए नाम सजेस्ट किया गया। लेकिन मुद्दा उससे बड़ा है कि आज इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। आज ये लड़ाई है, इस देश की डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी। लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ सदन में हो रहा है ये डेमोक्रेसी नहीं, ये नमोक्रेसी है। अब देखिए ना किस तरह से एजेंडा को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सदन से 150 से ज़्यादा सांसद को आप बाहर, 150 के सांसद को बाहर निकाल रहे हो, दूसरा एजेंडा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नए नए नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये देश इतना बेवकूफ़ नहीं है। और मुझे लगता है ये अपॉर्चुन टाइम है उन सभी लोगों को जो इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, जो इस देश के प्रजातंत्र में भरोसा रखते हैं, जो इस देश के संसदीय परंपरा में भरोसा रखते हैं, वो मिल करके इस देश की संसदीय परंपरा को, संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़े। आपकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, प्रोफेसर साहब, इस प्रस्ताव से कोई एतराज या आपको लगता है उचित हमें खड़गे साहब के नाम को आगे रख करके चुनाव लड़ा जाना चाहिए? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि इंडिया का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें युवा भी है, महिला भी है, बुजुर्ग भी है। हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऑप्शन नहीं है। आज देखने का विषय ये है, और निश्चित तौर पे खड़गे साहब का जो राजनीतिक अनुभव है, बूथ स्तर से लेकर इतने स्तर तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पे इसका अनुभव लाभ देश को मिले। आदरणीय ममता जी ने उस बात को कहा है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है, और जो हमारे नेता ने बात कही थी कि यहाँ पर वैरायटी है हमारे पास, जो देश के लोग तय करेंगे उनमें से बन जाएगा। और हमारी तो कोई नहीं, हमारे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है वही हम लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। चंद्रशेखर राव साहब ने वो प्रयास करा, नीतीश जी ने करा, ममता जी ने करा, तो ये प्रयास में सबसे आगे हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, देश बचे और संविधान बचे। और जिस तरह का मौजूदा हालात देश में चल रहा है, एक फरमान जारी हो जाता है और वो लोग सस्पेंड हो जाते हैं। साउथ के एक सांसद सस्पेंड हो गए क्योंकि वो तो सदन में थे भी नहीं। और कल मैं सुन पा रहा था, दानिश जी को सुन पा रहा था, दानिश जी कहते मैं तो सदन में था नहीं। और हमारी पार्टी की सांसद माननीय डिम्पल यादव जी, वो जो कि एक अनुशासित परिवार से आती हैं, सैनिक परिवार के बैकग्राउंड से आती हैं, जिनके लोग जीवन से प्रेरणा लेने का काम हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता करते हैं, उनको भी सस्पेंड करने का काम करा। हमारे और सांसदों को भी करा, विपक्ष के कई सांसदों को। ये विपक्ष विहीन सांसद बनके किस तरह लोग, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। मैं जरा आप, क्योंकि गठबंधन की कल आपकी चौथी अहम बैठक हुई है, उसमें बातें जो निकल करके आई हैं और कहां तक आप लोग गठबंधन की राजनीति को आगे ले जा पा रहे हैं, इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं आज। नीरज कुमार जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। कल खड़गे साहब का नाम जब ममता जी ने रखा और उन्होंने आज मीडिया के सामने स्वीकारा कि मैंने ये बात नाम रखा था, और अरविंद केजरीवाल जी ने समर्थन किया था इस बात का, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, ऐसा क्यों? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी 148 साल का जो आंदोलन है उसमें एक चीज़ पर हमेशा से कायम रही कि कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान में मानती है, और इस देश का जो संविधान है वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शंस की बात नहीं करता है। हमारे संविधान में ये निहित है कि जब संसद के अंदर सांसद चुन के जाएंगे और वो नंबर्स पूरे हो जाएंगे तब वो अपने सदन के नेता को चुनेंगे। और खड़गे जी जब ये बात कहते हैं तो ये और यथार्थ हो जाता है, क्योंकि एक आदमी जो बूथ अध्यक्ष से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है, वो जब ये बात कहता है तो संविधान के अंदर हमारी आस्था और मजबूत हो जाती है। लेकिन आप ही के साथी जो घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि चेहरा हमें देना चाहिए, फेसलेस होकर के चुनाव में नहीं जाना चाहिए नरेंद्र मोदी के सामने। सौरभ जी, देखिए, देश के सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको आगे रखकर चुनाव लड़ा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई एक ऐसा चेहरा है, क्योंकि बार बार जोशी जी का जो मैसेज आता था कि कांग्रेस की गारंटी के तोड़ में उन्होंने मोदी की गारंटी निकाली थी,
2 दिन पहले इसी संसद में हुआ। मोदी की गारंटी थी कि 450 का सिलेंडर हर प्रदेश में वो देंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कह दिया। ये वैसा ही जुमला है जैसे 15 लाख रुपए आपके खाते में आने थे। तो महंगाई के ऊपर हम लोग जब लड़ेंगे तो देश की जनता साथ खड़ी होगी। जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे, जब देश के अंदर जो ऑल टाइम हाई अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जब बात करेंगे तो देश की जनता हमारे साथ होगी। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश की जनता की जेब के ऊपर, उनके दिल के ऊपर और उनके दिमाग के ऊपर चोट करती है, जिस पे नरेंद्र मोदी की सरकार फेल है। नहीं, ये मुद्दों पर आप जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो बात जैसे ममता बनर्जी ने कही कि भाई 31 दिसंबर तक हमें सीट शेयरिंग पर आगे बात करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति की बात करें तो इन मुद्दों पर आपको एक एक सीट पर तो चर्चा करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। सौरभ जी, बिल्कुल। कल जो मीटिंग हुई उससे जो बातें निकल कर आई उसमें यह क्लियर था कि आने वाले 3 हफ्ते के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। और सारे हमारे जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के, वो इस बात को लेकर एकदम तटस्थ हैं कि इस देश के अंदर अब जो चुनाव होगा वो विचारधारा का चुनाव होगा। देश को आगे ले जाने वाली इंडिया गठबंधन की जो ताकतें हैं वो मिलकर देश को, जिसने रूढ़िवादी सोच के अंदर जकड़ दिया है, वो भाजपा की और मोदी की सरकार के खिलाफ वो चुनाव लड़ने को तैयार है। अभी प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय पार्टी के नेताओं से, सारे सांसदों से बात करते हुए संजीव जी ये कहा कि विपक्ष ने ये ठान लिया है कि वो जहां है वो वहीं रहना चाहता है और उसके व्यवहार से हमें भी बड़ा दुख होता है। आप लोग मिलकर ये कोशिश कीजिए कि आज हम लोग यहाँ इस कमरे में बैठे, ये कमरा आधा भरा हुआ है, अगली बार जब आए तो पूरा भर जाए। वो उनका कहना है 303 भी कम है, इससे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। देखिए, हमने पहले ही कहा कि पिछली बार 300 पार की जब बात हुई थी तो अब देश का संसद खतरे में है, और जब 400 पार की बात करें देश का संविधान खत्म हो जाएगा। एक बात आप समझिए जो बहुत जरूरी है, जब ये नया संसद सामने बन रहा था तो वहाँ सेंगोल लाया गया था और कहा गया कि ये न्याय का दंड है। मुझे लगता है कि इस सदन ने ये देखा कि वो जिसको न्याय का दंड कहा गया था वो डराने की लाठी बनाकर रख दिया इन्होंने कि अगर आपसे सवाल पूछोगे तुमको धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे। ना इनको सवाल बाहर पसंद है, ना सवाल अंदर पसंद है। बाहर सवाल पूछोगे जेल भेज देंगे, अंदर सवाल पूछोगे तो बाहर निकाल देंगे। देखिए, 2 तरह की कैसा न्याय है। देखिए, एक तरफ इनके दिल्ली के ही एक सांसद है, कैसी ऐसी बातें किया था, वो संसद में मौज ले रहा है। दूसरा सांसद जिसके पास पे वो अंदर गया वो मौज ले रहा है। बाहर को निकाला जा रहा है जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहा है। तो पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह का जनतंत्र, किस देश का ये पार्लियामेंट, किस देश की तरह से संसद चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये नमोक्रेजी है। तो इस तरह से देश तो नहीं चलेगा ना, ऐसे देश कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कि अब बात मुद्दों से भी बड़ी है कि क्या इस देश का संसद बचेगा। ये देखिए, भाजपा के लोग जो कहते हैं, मैं आपको बताता हूं, जो बीजेपी, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 300 के भी इस बार, या वो 350 के कहता है अब की बार 400 पार, ये नारे देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इस बात से आता है। वो कहते हैं कि इस अलायंस के अंदर इतना अंतर विरोध है, ये कुछ भी कर ले, ये साथ लड़ ही नहीं सकते। अब आप ही दोनों पार्टियां जो आप अगल बगल खड़े हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आप जब दिल्ली या पंजाब की बात करने के लिए बैठेंगे तो कौन पीछे हटेगा, कौन सीट देने के लिए तैयार होगा? देखिए, यही तो जनतंत्र की खूबसूरती है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अलग अलग विचारधारा के लोग, समझिए कि राइट के लोग, लेफ्ट के लोग एक साथ बैठकर देश की आज़ादी की लड़ाई की प्लान करते, देश आज़ाद हुआ। हम ये कहते हैं कि जब बात संविधान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, यहाँ आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ भी हम इस देश के संविधान की, इस देश संसदीय परंपरा की और इस देश में जो वादों के साथ धोखा किया गया जनता का, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो जब ये लड़ रहे हैं तो हमारा अपने स्वार्थ से ऊपर सबको उठना चाहिए, उठ रहे हैं। अभी केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है 13 की 13 सीटें दीजिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में। अभी बोला उन्होंने 2 दिन पहले। मैं कहता हूँ आज कोई फाइनल तो नहीं हुआ है ना, सब पार्टी अपने तरह से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जब इंडिया घटक दल की बैठक होगी एक एक बात पर चर्चा, तभी तो कही जा रही है ना कि 31 दिसंबर तक हम फाइनल कर लेंगे। तो आज जो शुरुआत है, जो बातें हो रही हैं, सब बैठेंगे, बैठ के तय करेंगे। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि मुद्दा इस देश की महंगाई है, मुद्दा इस देश की बेरोजगारी है, मुद्दा इस देश का संसदीय व्यवस्था को बचाना है, मुद्दा इस देश के संविधान को बचाना है। मुद्दा आज जिस तरह से लग रहा है कि पूरे देश में एक निरंकुश शासक बैठा हुआ है, उससे देश को बचाना है। ये काम क्या इतना आसान है नीरज जी? आप में और आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता होना, लेफ्ट में और ममता बनर्जी के बीच में, या कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में केरल में समझौता होना सीटों का? सौरभ जी, देखिए, कल की मीटिंग में अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि ममता जी ने प्रस्ताव रखा और उसको सेकंड अरविंद केजरीवाल जी ने किया, तो इस सवाल का तो रेलेवेंस ही खत्म हो जाता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है
तो इसका मतलब है कि वो सारे जो गिले शिकवे हैं वो खत्म हो गए हैं। हमारा इनके साथ कुछ ना कुछ तो झगड़ा और लड़ाई और जो विरोधाभास है वो सिर्फ नीतियों को लेकर है। नीयत इस देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी की ये है कि उसे देश को आगे ले जाना है। ऐसा सोचा गया था जब 10 साल पहले इस सरकार को यहाँ चुना गया, जिसने 9 साल एक मैनेज डेमोक्रेसी चलाई। लेकिन पिछले 2 दिन जब इनको समझ आया कि देश के सामने वो जो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हैं अब उनके पास का जवाब नहीं, तो उन्होंने उस मैनेज डेमोक्रेसी को बदल के आज एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा दी है। और इसीलिए इस देश के अंदर 150 विपक्ष के सांसदों को उन्होंने जब निस्तारित कर दिया, उन्होंने जब सस्पेंड कर दिया, तो उसके बाद सबको क्लियर हो गया है कि इंडिया गठबंधन की अब जो लड़ाई मोदी जी के साथ है उसमें इंडिया गठबंधन इनसे बहुत आगे निकलता जा रहा है। नहीं, कैसे ये बात कहने की तो नहीं कि मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं है, कैसे आगे निकला? अभी चुनाव के परिणाम बता रहे हैं, वो 3 राज्य जीते, आप 1 राज्य जीते। सौरभ जी, उन तीनों राज्यों के आप परिणामों को अगर एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो वहां अकेले चुनाव लड़ रही थी उसने अपने वोट शेयर को इंटैक्ट रखा, उसने अपने मुद्दे जो जनता के सामने रखे, उसमें हम लोगों को वोट कितना मिला? 4 करोड़ 92 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को मिला। अगर आप इसी को जब इक्वेट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि देश की जनता ने उस कास्ट सेंसस के ऊपर, उस महंगाई के ऊपर, उस बेरोजगारी के ऊपर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। भले वो रिजल्ट में नहीं रिफ्लेक्ट किया, लेकिन हमेशा हम लोगों को बारीकी से समझना चाहिए, और बारीकी ये बता रही है कि मोदी जी का झोला उठाने का समय आ गया है। जी चले, एक छोटा सा ब्रेक, मैं आता हूं जोशी जी आपके पास भी, एक ब्रेक ले लें, तब तक हमारे बीजेपी के मेहमान भी हमारे बीच पे होंगे। तो इंडिया अलायंस क्या वाकई किसी ठोस रणनीति पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए? जारी है चर्चा हमारी, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। तो ये कल इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म ही हुई थी, तब भी आप हमारे कार्यक्रम में ही थे। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई कोई झगड़ा नहीं, कोई संकट नहीं है, अगर और दल हमारे नेता का नाम आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर। बहुत स्वागत योग्य बात है, खड़गे साहब का नाम चल रहा है। अच्छी बात है। ये तो कांग्रेस का, कल खड़गे साहब ही कह रहे थे कि पहले एमपी का चुनाव हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई इस पर टिप्पणी की नहीं थी। तो खड़गे साहब ही अगर अपने नाम को लेकर एश्योर्ड नहीं थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? वो अगर उनके इंडिया अलायंस में सारे लोग जिसके नाम पर सहमति प्रकट करें उनका प्रत्याशी होगा, और जो भी कोई प्रत्याशी होगा, हमारे यहाँ तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी 2024 में निश्चित है, 2014 में भी निश्चित था, 2019 में भी निश्चित था, 2024 में भी निश्चित है। यहाँ तो किसी प्रकार के संदेह की लेकिन आप दूर तो लोग गुंजाइश ये तो नहीं है। कहते थे ना कि यहाँ तो 13 लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कभी सहमत नहीं होंगे एक नाम पर। एक नाम पर बात अभी भी सहमति जो है, क्या जनता दल यूनाइटेड ने सहमति स्पष्टता से कर दी है? कल क्या सारे दलों ने एकमुश्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी है? क्या कर दी हो तो बता दीजिए। आपने अगर सुना हो कहीं कि सारे लोगों ने 28 दलों के प्रतिनिधियों ने साथ खड़े होकर पत्रकार वार्ता करके आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में मान्यता दे दी हो, तो हम स्वागत कर दें। जी नीरज जी, क्या किसी एक चेहरे पर आम राय बन पाएगी? सौरभ जी, शुक्ला जी क्योंकि देर से आए, मैं यही बात आपको कह रहा था कि कांग्रेस के 138 साल के इतिहास में ये बात हमेशा से मानी गई और उसको आत्मसार किया गया कि इस देश का संविधान सर्वोपरि है। और जब संविधान के अंदर ही ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक चेहरे के सामने दूसरे चेहरे को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाए, तो कैसे उस संविधान को मानने वाला गठबंधन इंडिया अलायंस कैसे इस बात को आगे रख सकता है? और खड़गे जी ने जब ये बात कही तो उसको आत्मसार क्योंकि उन्होंने किया हुआ है। बूथ से लेकर आज राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे वो चमकता हुआ अजात शत्रु सितारा जो है, उसने उस बात को सबके सामने रख दिया कि जब चुनाव हो जाएगा, संसद के अंदर जो सांसद हैं वो जीतकर आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग सदन के नेता का चुनाव करेंगे। तो ये बिल्कुल वही बात है जिसके ऊपर इस देश की बुनियाद रखी गई है। लेकिन आप किसी एक चेहरे को घोषित करके कि ये हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, चाहे चुनाव में जाए ना जाए, 14 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, लोगों ने तो तुलना की राहुल गांधी नरेंद्र मोदी में। बात सही है। देखिए, जनतंत्र के अंदर तो जनता मालिक है। 2014 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ? 14 के अंदर एक ऐसा भ्रम फैलाया गया, वो जो टूल किट बार बार निकाल के ये लोग लेके आते थे, उस टूल किट को चलाया गया। 19 के अंदर इन्होंने जनता से फिर कहा कि एक बार और मौका दे दीजिए, नहीं होगा तो हम झोला उठाकर चले जाएंगे। आज देश के अंदर जो खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर जा रही है,
जो इन्फ्लेशन है वो 8% के ऊपर जाता जा रहा है, जो गरीब आदमी की जेब से जो पैसा निकलता जा रहा है उसका दर्द उसको दिखता है। और उसको दिखता है कि ये बड़े बड़े नेता, वो जो अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ का सवाल उठता है तो कैसे उसके प्रवक्ता बन जाते हैं। और जब यही सवाल संसद की सिक्योरिटी का सवाल जब पूछा गया तो आपने 150 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सारी बातें इस देश की जो महान जनता है वो देख रही है और अपना मन बना रही है कि आने वाले 3 महीने 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। शुक्ला जी, ये तो 2014 से ही बात कर रहे हैं और 2009 में सिंह इज किंग का नारा दिया था कि नहीं इन्होंने? तब 2009 में लोकतंत्र नहीं था। 1952 में नेहरू जी का नाम घोषित करके प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा गया, तब लोकतंत्र नहीं था। 57 में लोकतंत्र नहीं था, 62 में लोकतंत्र नहीं था, 68 में इंदिरा गांधी का नाम घोषित करके लड़ा गया, लोकतंत्र नहीं था। 71 में लोकतंत्र नहीं था, 77 में लोकतंत्र नहीं था, 80 में लोकतंत्र नहीं था, 84 में राजीव गांधी का नाम रखा गया, लोकतंत्र नहीं था, 89 में लोकतंत्र नहीं था, 2004 में तंत्र हो गया, 2014 में लोकतंत्र हो गया, 2019 में, 2024। ये लोकतंत्र कब जीवित होता है और कब मृत हो जाता है अंतरिक्ष में, यह भी स्पष्ट कर दे। सौरभ जी, शुक्ला जी को इतिहास का ज्ञान काफी है क्योंकि उन्होंने आपको तारीखें तो सब ठीक बताई, पर यह नहीं बताया कि वो जो सारे चुनाव थे वो री इलेक्शन का चुनाव था। हमारे प्रधानमंत्री अपने काम के ऊपर वोट मांग रहे थे और कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि जहां जहां री इलेक्शन का चुनाव होता है वहां वही प्रधानमंत्री, वही मुख्यमंत्री चेहरा होता है। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग स्टाइल आप लोगों से बिल्कुल अलग है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर हर चीज के लिए चुनाव किया जाता है, पूछा जाता है और उसके बाद जनता की राय लेकर उसको आगे बढ़ाया जाता है। जब 2004 में वो री इलेक्शन का चुनाव नहीं था तो पूरे देश में सबने तो कहा था कि सोनिया जी बन रही हैं, लेकिन जब सदन के अंदर सदन का नेता चुनने की बारी आई तो वो सारे वोट जब मनमोहन सिंह जी को मिले तो वो देश के नेता बन गए। ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी चेहरा देने में यकीन नहीं रखती। 24 में भी ऐसा नहीं होगा। हमारी विचारधारा इस देश के संविधान के साथ एकदम इन सिंक है। हम लोग संविधान के हिसाब से सदन के अंदर अपने सदन के नेता का चुनाव करेंगे। राहुल जोशी जी, मैं 10 सेकंड मांग रहे हैं। देखिए, अभी ये इन्होंने कहा कि भाई हम चेहरा जो है री इलेक्शन होता है। अभी राजस्थान में चुनाव, अशोक गहलोत का नाम नहीं घोषित किया गया, भूपेश बघेल का नाम नहीं घोषित किया गया, लेकिन कमलनाथ का नाम घोषित कर दिया गया जहां सरकार नहीं थी। तो गजब जो है इनका जो है तर्क है। यानी राजस्थान में जहां मुख्यमंत्री घोषित नहीं, छत्तीसगढ़ जहां मुख्यमंत्री था घोषित नहीं, लेकिन जहां मुख्यमंत्री नहीं था थैलीनाथ जैसे ही आए उनका नाम घोषित। तो गजब का तर्क है भाई, जिसमें किसी प्रकार का ये नाम कोई घोषित करेंगे तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? नहीं, हमको क्या नुकसान, हमको क्या फायदा, हम तो अपने चेहरे चुनाव लड़ेंगे ना। हमने कब कहा कि इनके, हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की विकास यात्रा की स्वर्णिम गाथा लिखी गई है, जिस तरह से जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जिस तरह से भारत को जो है 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया गया है, जिस तरह से भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 हुआ है, जिस तरह से भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 3 हुआ है, जिस तरह से भारत में जो है घर घर नल से जल में 13.5 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है, जिस तरह से आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ लोगों को जो है हेल्थ कार्ड से सशक्त किया है, ऐसे तमाम कार्यों के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हम इनके चेहरे पे वोट क्यों मांगे? अच्छा ठीक है, आप अभी आए नहीं थे तो यहाँ चर्चा हुई, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी और हमारे बीच में जो भी हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं नीतियों की, लेकिन 24 में हम दोनों एक हैं। अब ये सवाल उठा, कल की बैठक से हमको पता चला कि क्या इसमें और दलों के आने की भी गुंजाइश बाकी है। जोशी जी, तो बात हुई उत्तर प्रदेश में एक प्रभावी गठबंधन बनाने के लिए मायावती जी की पार्टी को भी लेना चाहिए साथ में, लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने वीटो कर दिया। रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर मायावती या उनकी पार्टी की बात होगी तो हम दल से, हम इस गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। क्यों? आपकी बात को जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं वो अभी स्वर्णिम काल की बात बता रहे थे और आप उसको नए नए शब्दों में कहते रहते हैं विश्व गुरु बन गया भारत। और मैंने इस विश्व गुरु के कार्यकाल को देखा है। आदरणीय मणिपुर में जब घटना हुई, जब घटना घटी, हमारी बेटियों को नग्न घुमाया गया, तो आपकी डबल इंजन की सरकार थी वहाँ पर। और अभी हमें देखा जो बेटियाँ, हमारी पहलवान बेटियाँ माननीय प्रधानमंत्री के घर के 5 किलोमीटर के अंदर कैसे रगड़ी गई, वो पूरे देश ने देखने का काम करा। आपने देखने का काम करा। हाथरस में कैसे दलित बेटी को जलाया गया, वो भी डबल इंजन की सरकार थी। आपने कैसे 15 लाख के नाम से लोगों, आम जन को ठगने का काम करा। आपने कैसे लोगों को कहा कि आपके 2 करोड़ नौकरी
प्रति वर्ष आएगी। आप हिसाब दीजिए देश को, 20 करोड़ नौकरी का 10 साल आपके शासनकाल को हो गए, 20 करोड़ नौकरी कहाँ गई? गाँव को आपने ठगने का काम, महिलाओं के साथ कैसे आपके स्वर्णिम काल में घटनाएं घटी। और मैं आपको आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, माननीय जो उत्तर प्रदेश में जो बड़े भाई की भूमिका है माननीय अखिलेश यादव जी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई वहां पर सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और निश्चित तौर पे हमने शुरू से, और हम क्यों इकट्ठे हुए थे, जो आपने प्रश्न किया था, हम लोग सब इंडिया में इसलिए इकट्ठे हुए हैं, देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को और संविधान बचाने को। और हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्लियर कहा है कि पीडीए प्लस इंडिया मिलकर एनडीए को हराने का काम करेगा। यही सूत्र पे समाजवादी इंडिया गठबंधन में मायावती जी के लिए जगह क्यों नहीं है? उनके नाम पर क्यों आप कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे गठबंधन से? देखिए ये तो आप पार्टी की स्ट्रेटजी है, मैं ये कहना चाहता हूं, और उन्होंने भी कह दिया, उससे पहले आदरणीय बहन जी ने कह दिया है कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी। ये बयान पूरे देश में चल चुका है। उन्होंने स्ट्रेटजी बना दी। क्या उनकी व्यवस्था है, क्या उनकी पार्टी का सोच है, ये तो वो जाने। और निश्चित तौर पर अब तो उन्होंने अपने युवराज को भी घोषित कर दिया है, वो उनका विषय है। झा साहब, आपको लगता है यूपी जैसे प्रदेश में 80 सीटें जब ये उसमें से 60-65 सीटें निकालते हैं, तब जाकर के इनकी राह प्रशस्त होती है दिल्ली की, वहां पर गठबंधन में अगर मायावती जी आ जाती हैं तो ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस जो घटक दल बैठेंगे, चर्चा उस पर हुई, यहाँ हम स्टूडियो में तय नहीं कर सकते इस बात का। लेकिन एक बात तय होता है, अभी मैं भी सुन रहा था, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि ये विश्व गुरु भारत बन गया। तो ये कैसा विश्व गुरु? मुझे याद है 2014 का इनका नारा कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई रोजगारों का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ ये रोजगार मुद्दा गायब हो गया? कहाँ ये महंगाई का मुद्दा गायब हो गया? वो 400 के सिलेंडर 1200 कैसे पहुँच गया? तो मुझे लगता है कि पूरा देश ने इस 10 साल में मोदी सरकार के विपदा को झेला है। अब मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि ऐसी सरकार जो झूठे वादे करे, जो लोगों को धोखा दे। एक बात समझिए आप, बिल्कुल ठीक कहा जोशी जी ने, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। आंकड़ा ये कहता है कि 2014 से पहले 43 करोड़ नौकरी थी, अब 41 करोड़ नौकरी रह गई है। ये तो 63 करोड़ होना चाहिए था। और आंकड़ा ये भी कह रहा है कि 45 करोड़ लोगों ने नौकरी खोजना छोड़ दिया, भरोसा सरकार में भरोसा नहीं है उनको। तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता, देश का नौजवान इस बात को जानती है। अब ये वक्त आ गया है कि वो तमाम लोग जो इस देश की जो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, संविधान की बचाने का मुद्दा हो, संसदीय प्रणाली को बचाने का मुद्दा हो, इसको लेकर लोगों के बीच जाएंगे, लोग के साथ खड़े होंगे। बहुत से नेताओं ने तो ये भी कहा कि वही महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे जो घुसपैठ हुई सदन के अंदर, वो वही मुद्दे लेकर के आए थे लोग। देखिए, पहले मैं आपको बेरोजगारी पर बात करता हूँ। देखिए, रोजगार का सृजन NSSO का 1991 उदारवाद से लेकर 2013, जिसमें 16 वर्षों का शासनकाल कांग्रेस और उनके साथी दलों का रहा, उसमें कुल रोजगार 6.1 करोड़ 61 मिलियन रोजगार का सृजन हुआ और 90% जो रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ। अभी SBI का आंकड़ा आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि EPFO में सिर्फ 2020 से 2023 3 वर्षों में 4.82 करोड़ नए अकाउंट्स ओपन हुए हैं। मतलब 4.82 करोड़ लोगों को नए रोजगार ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिला है। मुद्रा लोन जो है 41 करोड़ लोगों को मिला, जिसमें 21% जो है नए एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब 21% नए एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है 8 करोड़ नया रोजगार सृजन हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम जब दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं तो रोजगार सृजन होता है। हम जब मोबाइल सेक्टर सेगमेंट में दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं तो रोजगार सृजन होता है। सड़कों का निर्माण की गति बढ़ती तो रोजगार का सृजन होता है। तो हमने जो 20 करोड़ का जो हमने वादा किया था उससे अधिक रोजगार सृजन करने का काम किया। मैं पूछता हूं 1991 से 2013 के बीच में कितना रोजगार सृजन हुआ बता दीजिए। 6.1 करोड़ NSSO का आंकड़ा बता रहा है और 6.1 करोड़ से कई गुना अधिक रोजगार का सृजन सामने जो है SBI का आंकड़ा बता रहा है। तो रोजगार का ये मुद्दा अगर रह गई महंगाई की बात, 10% जब पूरी दुनिया में महंगाई मुद्रास्फीति कंट्रोल में थी, उस समय जो है 2004 से 14 के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% था। कोरोना काल के विभीषिका के बावजूद, इस सहस्राब्दी की सबसे बड़ी विभीषिका के बावजूद कभी भी अगर 5% के आसपास एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2014 से 2023 में अगर एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% है,
इसका मतलब हमने महंगाई नियंत्रित की। दूसरी बात है, जो गैस का सिलेंडर बताते हैं, 450 का गैस सिलेंडर सब्सिडाइज था, अनसब्सिडाइज सिलेंडर तब भी 1250 का था। तो झूठ की भी पराकाष्ठा होती है। ठीक है, नौकरी 20 करोड़ से ज्यादा उन्होंने गिना दी। नहीं, ये आंकड़े हैं, मैं इसको कोट कर रहा हूँ, SBI का आंकड़ा, वो कोट कर दें, किसका आंकड़ा कोट कर रहे हैं? सौरभ जी, ये जिस NSSO की बात कर रहे हैं, ये खुद आपको बताएंगे कि 2014 में जब इनकी सरकार बनी और 2018 तक उस विभाग के अंदर कोई इनके पास सेक्रेटरी नहीं था जो देश के सामने आंकड़े रख देता। ये वही हाल है जैसे आज के समय पर इस देश के अंदर एक पॉपुलेशन का सेंसस होना है, वो आज तक नहीं हो पाया क्योंकि ये लोग असमर्थ हैं। और जहां तक इनका डेटा सही है या नहीं है? नहीं, उस डेटा की मैं आपको खूबसूरती बताता हूं। जो ये इन्फ्लेशन की बात बार बार कर रहे हैं, इसी NSSO ने 2018 के अंदर, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं और थोड़ी समझता हूं, 2018 के अंदर बेस ईयर को 2010 से बदलकर 2016 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2010 के अंदर पेट्रोल 40 रुपए था तो वो बेस प्राइस होता था, उससे आप कंपेयर करते थे। लेकिन 2016 के आंकड़े के हिसाब से जब जाएंगे तो 55 रुपए से जब वो 65 रुपए हुआ तो आपको इन्फ्लेशन तो कम लगेगी। ये आंकड़ों के साथ कमाल की बात यह है कि वो जादूगरी आप कर सकते हैं, आधे अधूरे आंकड़े बताकर देश को बदलाने का शुक्ला खत्म हो गया। आपने महंगाई बताया कि इन्होंने बेस ईयर बदल दिया, नौकरी के आंकड़े जी, और ये जो नौकरी के आंकड़े आपको EPFO की जालसाजी ये बता रहे हैं, आप इनसे ये समझ लीजिए, वो जो 20 करोड़ नौकरियां इनको देनी थी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने एक बार 70,000 ज्वाइनिंग कराई, एक बार 1,10,000 ज्वाइनिंग कराई। पिछले 10 नौकरी और रोजगार में अंतर है। बात हुई थी नौकरी की। आप मोदी जी के 2014 से पहले के भाषण निकालिए, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा। जब अगर रोजगार की बात होती तो जैसे इन्होंने NHAI के आंकड़े के साथ जालसाजी की कि एक सड़क में अगर 4 लेन बनती है, उसे पहले 1 किलोमीटर गिना जाता था, उसे अब ये 4 किलोमीटर गिनते हैं। इसी तरीके से वो महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े कहेंगे फिर कि जो GDP के आंकड़े 7.8 7.6। सौरभ जी, 2004 से लेके आज 2014 तक की बात कर लीजिए, जो देश 8-8.5% के ग्रोथ रेट से चल रहा था, अगर वो आज 5-5.5 6 और 7 की बात करता है तो हम लोग कहाँ आगे वेरीफाई कर लीजिए आंकड़ा। तो पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई, ये गलत है। आप सौरभ, पावर परचेज पैरिटी पे तीसरे नंबर पर आ गए दुनिया में। सौरभ जी, आप मुझे एक बात सिर्फ समझाइए, इस देश के अंदर इन्होंने सपना ये दिखाया था कि वो राम राज्य मोदी जी अपने साथ लेकर आएंगे, तो उसके अंदर 8% से बढ़ने वाला देश अगर आज 7.4% से चल रहा है तो क्या ये वो राम राज्य है? हम तो आपकी बात को तब मानते जब आप इस 8% के हमारे आंकड़े को आप बढ़ाकर 10% कर देते, 12 कर देते। अब झूठ कैसे बोलते हैं? और जालसा 420 इसका अध्यक्ष रहा हो, वो 420 डिबेट में भी करेगा। 4.9% आपने कहा, जालसाज किसने कहा? जालसाज किसने कहा? जालसाज किसने कहा? क्यों कहा जालसाज? तो 420 जिसमें है, मैं आपका आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत इनको सुन रहे थे सौरभ जी। ये देखिए जालसाज 420 मक्कारी बराबर। आपने उनके अध्यक्ष के लिए बोला, इसलिए हम लोग अच्छी बहस कर रहे हैं। नहीं, पूरी पार्टी को जालसाज कह रहे हैं। अच्छा, कहिए, उनको तो माफी मांगनी चाहिए। कहिए। आप बताइए 2013-14 में 4.9% था कि नहीं GDP ग्रोथ रेट? फ्रेजाइल 5 ये टर्म किसने दिया था? मोदी जी ने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया था? ये अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने दिया था। तो आप जो हैं 4.9% से कोरोना काल के बावजूद भी, अगर IMF कह रहा है कि अगले 5 वर्षों तक भी आप 6% प्लस ग्रोथ रेट होगा, जो दुनिया में नंबर 1 ग्रोथ रेट होगा, तो उसके बाद आप जालसाज कहेंगे? सौरभ जी, ये इनकी स्थिति है। ये अब शब्दों पर आवादा है, गालीबाजी इनका काम रह गया। एक ही गुण गालीबाजी। एक बार जोशी जी और झा साहब दोनों रिएक्ट करना चाहें। बोलिए जोशी जी। देखिए, रोजगार की बात और महंगाई की बात पर मैं इतना कहना चाहता हूं, आज देश के हालात क्या है। युवक और युवतियों को अपना जीवन आहुति देने के लिए, संसद में तक अपनी बात रखने के लिए किस तरह का अपने जीवन खतरे में डाल दिया, उन्होंने अपना कैरियर खतरे में डाल दिया, तब जाके सरकार की जू रखने के काम करा। निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसानों का आप स्वर्णिम काल बता रहे थे, मैं आपको स्वर्णिम काल बताना चाहता हूँ। मैं आपको किसानों की आय दुगनी करके वादा लेकर आए थे आप, 800 किसानों की आपकी हत्या हो जाती है, और 800 किसानों की हत्या, बिल्कुल हत्या हो जाती है।
झूठ बोलते हैं भाई, किसान कितने बड़े आंदोलन में झूठे हैं आपको भाई। किसान मारे गए, ये मुलायम सिंह आपको यादव की तरह किसान मारे हत्यारे ही गए। आपको और मैं हत्या ही आपको दिखाई बताना देगी। चाहता हूँ, जब गृह राज्य मंत्री का हत्यारों को हर चीज बेटा, हत्या गृह दिखाई राज्य देगी। मंत्री का बेटा अपनी थार लेके चल जाता है तो और मुलायम सिंह किसानों यादव की हत्यारा था, हत्या कर देता है। अखिलेश यादव तो का बाप नरपिशाच यही तो था। है, यही तो है ना। किसान को अखिलेश धोखा यादव दिया का बाप आपने, नरपिशाच था। युवाओं का धोखा दिया, कार से होकर महिलाओं के हत्यारा, साथ शोषण हुआ। यही नृशंस तो अच्छे दिन नरपिशाच। थे, इसी अच्छे दिन के लिए अच्छा, आपकी यहाँ सरकार देखिए हम को लोग लेके आए जोशी जी हैं। डेटा की बात कर रहे थे, जनरल आरोप नहीं, नहीं डाटा क्या केवल, देंगे डेटा वो की भाई? बात करें एक बार झा साहब। ये लोग आटा नहीं दिए, डाटा क्या देंगे? ये लगता है, मैं तो आपके चैनल के जरिए देश के नौजवान को कहना चाहता हूं कि अगर आपको रोजगार मिल गया तो मोदी जी को वोट कर देना, अगर रोजगार आपको नहीं मिल गया हो तो फिर आप इंडिया अलायंस को वोट देना, अपने ठीक है, आप बड़ी तय अच्छी हो बात है। जाएगा, अपने आप तय हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि एक बात समझिए कि जब आज अगर इनको मिल गया वोट तो आप मान लेंगे कि रोजगार मिला था? हाँ नहीं, मैं मानता हूं, देखिए अल्टीमेटली जनतंत्र में मालिक जनता है। हम सब इस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। आज सड़कों पर नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने नौकरी रोजगार दे दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो वो जो पकौड़ा तल रहा है वो वास्तव में रोजगार है, और ये कह रहे हैं कि हम इफ्को के डेटा से मिल गया, नेस्को के डेटा से नौकरी मिल गया। नौकरी आज नौजवान दर बदर लोग पढ़ाई लिखाई करके सड़क पे भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, अब मैंने इनको पूछा महंगाई की बात, भाई 400 रुपए का सिलेंडर था, 45-50 रुपए का पेट्रोल था, आज वो 100 रुपए करीब पहुंच गया। 1200 रुपए का बोलते हैं आम आदमी पार्टी वाले। ये तो आप बताइए, जब 14 में नारे के साथ आए थे, क्या झूठ बोलते, कहां था गैस भाई? सिलेंडर का क्या हुआ? अच्छा, आखिरी मिनट है मेरे पास, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, अंतिम उत्तर आप सुनूंगा मैं। देखिए सौरभ जी, वो क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे थे। इस दुनिया ने 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। वो मूडी ही एजेंसी थी जिसने फर्जी आंकड़ों के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरा दी, और वही षड्यंत्र अब इस देश के अंदर चल रहा है। तो इस तरीके की बात ना करें, देश को ये जवाब दे कि आप लोग जिन वादों के साथ आए थे आपने उसके ऊपर क्या किया। एक व्हाइट पेपर इस देश के सामने रखिए कि हमने ये किया, देश आपको जवाब दे देगा कि आपने क्या क्या नहीं किया है। प्रधानमंत्री रोज बताते हैं हमने क्या क्या हर किया है। दिन बताते हैं, हर पल बताते हैं, हर रोज बताते हैं कि बताइए मुझे, खाली इन्होंने बताते 70 ही वर्षों हैं। में शौचालय तक तो दे नहीं पाए, लोगों को राशन तक तो दे नहीं पाए। 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड राशन भी जो ये बांट रहे कांग्रेसियों हैं, के खाने वो के लिए चारा गया। 2013 का जो फूड कांग्रेसियों को सिक्योरिटी भ्रष्टाचार एक्ट का मौका था, नहीं जो मिला, कांग्रेस की इसलिए सरकार भ्रष्ट लेकर आई, बेरोजगार हो गए। उसके ऊपर तो ये आटा बांट पा रहे हैं। हम लोगों की जो नींव रखी हुई थी, समय इतना ही था, समय इतना ही था। शुक्ला जी आपका, जोशी जी आपका, नीरज जी और झा साहब बहुत धन्यवाद आपका कुरुक्षेत्र में हमारे साथ समय निकालने के लिए।